वृंदा ने देखा कि कुछ लड़के एक कुत्ते को पत्थर मारकर परेशान कर रहे थे। ये देखकर वृंदा का खून खौल उठा। वो गुस्से से उन लड़कों के पास जाकर बोली, शर्म नहीं आती? बेजुबान जानवर को तंग कर रहे हो? भागो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुला लूंगी। लड़के वृंदा को देखकर डर गए। वैसे भी पूरे मोहल्ले में वृंदा के गुस्से के किस्से मशहूर थे। वो सब डरकर वहाँ से भाग गए। वृंदा ने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। तभी तुलसी ने पीछे देखा और फिर से चिल्लाई, अरे चल जल्दी, वरना दादी की लाठी तेरे स्वागत में खड़ी होगी। ये सुनकर वृंदा चुपचाप उसके साथ चलने लगी। दोनों घर पहुंची, जहाँ बाहर एक छोटा सा बरामदा था। बरामदे में ही मिनी गार्डन था, जिसमें तरह तरह के फूल खिले थे। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 2 मंजिला इमारत थी। घर पहुंचकर वृंदा ने घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने कोई आवाज नहीं दी, तो वृंदा ने फिर से दरवाजा खटखटाया। अब की बार अंदर से एक महिला की आवाज आई, अरे आ रही है, थोड़ा इंतजार तो करो। लोहे का नहीं है, लकड़ी का दरवाजा है, टूट जाएगा। ये बोलते हुए मनोरमा देवी ने दरवाजा खोला और गाढ़ी नारंगी रंग की बनारसी साड़ी, जिसका पल्ला उन्होंने सीधा लिया हुआ था, उसे माथे पर ठीक से रखते हुए बोली, आ गई दोनों जन। हम कब से सोच रहे थे, अब आएंगी अब आएंगी, इतनी देर कहाँ लगा दी? वृंदा ने झट से अपनी बाह मनोरमा जी के गर्दन में लपेटी और उन्हें अंदर ले जाते हुए बोली, अरे माँ पूछो मत, आज कितनी भीड़ थी। यूँ समझिए पाँव रखने की भी जगह तक नहीं थी। दीदी ने कहा चलो लौट चलते हैं, लेकिन हम बोले यहाँ तक आए हैं तो अब दर्शन करके ही जाएंगे। वृंदा ने उसी वक्त कहानी गढ़ी और कुछ आधा अधूरा किस्सा माँ को सुनाती चली गई। तुलसी को इन सब की आदत थी। वो दरवाजा बंद करके अंदर चली आई। हॉल में रखे सोफे पर एक सज्जन बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके ठीक सामने टेबल पर चाय रखी थी। तभी तुलसी उनके पास आकर बैठते हुए बोली, पापा बाद में अखबार पढ़ लीजिएगा, पहले चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। ये वृंदा और तुलसी के पिता किशोर कुमार मिश्रा जी थे। तभी किशोर जी अखबार मोड़कर चाय का कप उठाते हुए बोले, आज तुम्हारी बहन माँ को कुछ ज्यादा ही चाशनी में डुबो रही है। ये सुनकर तुलसी ने कहा, पापा वो तो उनका रोज का काम है, वो कोई चीज कभी कम करती है क्या? हमेशा ज्यादा ही करती है। वृंदा बोले जा रही थी और मनोरमा जी चुपचाप सुन रही थी। तभी मनोरमा जी को कुछ ध्यान आया और वो बोली, अरे बाप रे, हमारी घिया तो जलकर खाक हो गई होगी, चलो छोड़ो हमको। ये सुनते ही वृंदा नाक सिकोड़कर सूंघते हुए बोली, तभी हम सोच रहे थे कि खुशबू कहाँ से आ रही है। मनोरमा जी ने तुरंत गैस बंद की और अपनी जली हुई घिया को ठीक करने में जुट गई। वो बड़बड़ाते हुए बोली जा रही थी, ये लड़की के चक्कर में ना हमारा सारा काम खराब हो जाता है, ना हम इसकी बातें सुनते और ना ही हमारी घिया जलती। तभी वृंदा सोफे पर बैठते हुए बोली, पापा सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। कहाँ है हमारी जान से प्यारी दादी माँ? हमारी नजरें उन्हें न देखे तो हम बेचैन हो जाते हैं। तभी किशोर जी ने कहा, शुक्र मनाओ दादी माँ ने तुम्हें नहीं देखा। सुबह सुबह जो कांड करके गई हो ना तुम, उसके लिए हम अब तक ढेरों प्रवचन सुन चुके हैं। ये सुनते ही तुलसी वृंदा की ओर देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो, अब इसने कौन सा कांड कर दिया जिसकी खबर हमें नहीं है। वृंदा उसका सवाल समझ चुकी थी, इसलिए उसने मुस्कुराना ही ठीक समझा। इसी बीच वृंदा की पीठ पर किसी ने छड़ी से वार किया, तो वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, आ दादी माँ आप। दादी माँ ने कहा, हाँ हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे कि आओगी तो 4 झड़ी तुम पर बरसाएंगे और तुम हमसे छुपती फिर रही हो। तभी तुलसी वृंदा से बोली, अब तूने क्या कर दिया? यहाँ वृंदा की बैंड बज चुकी थी। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज की सबसे ऊंची और आलीशान बिल्डिंग में समर्थ व्यास अपने प्राइवेट कैबिन में बैठा था। समर्थ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना था, इसलिए आज उसने अपनी पूरी स्टाफ को सुबह 7:30 बजे ही ऑफिस में बुला लिया था। उसका कैबिन बेहद स्टाइलिश था, बिल्कुल अपने मालिक की तरह। मेटालिक रंगों में सजी दीवारें, बीच में रखी एक बड़ी सी ब्लैक वुडन टेबल, जिसके सामने आज उसकी सेक्रेटरी सोनिया खड़ी थी। वो काफी डरी हुई थी। ऑफिस की साइलेंस को सिर्फ समर्थ के उबलते हुए गुस्से की गर्मी तोड़ रही थी। उसकी आंखें सोनिया पर इस कदर टिकी थी जैसे किसी शिकारी की नजर अपने शिकार पर हो। वो अचानक उठा और टेबल पर रखी मोटी रिपोर्ट को एक झटके से उठाकर जमीन पर दे मारा। रिपोर्ट की मोटी फाइल बिखरते ही उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने दहाड़ते हुए कहा, ये क्या सोनिया, मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि इस प्रेजेंटेशन में पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स होनी चाहिए, और तुम ये स्लाइड्स लेकर आ गई हो। क्या मजाक बना रखा है तुमने इस प्रोजेक्ट को? सोनिया की सांसें थोड़ी तेज हो गई, होंठ सूख रहे थे, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। सर मैंने कोशिश की थी, पर डेटा टाइम पर नहीं। चुप। समर्थ गर्जा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कमरे की दीवारें तक कांप उठी। ये तुम्हारे बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। मुझे रिजल्ट चाहिए, न कि तुम्हारे ये बहाने। इतनी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ सख्ती से चलती है, समझे तुम? सोनिया की आंखों में हल्की नमी थी, पर अब उसकी चाल में कुछ और था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपनी कमर को हल्का सा मोड़ते हुए। उसकी चाल में एक धीमा सा नशा था। उसकी ब्लैक सिल्क शर्ट का ऊपरी बटन अब खुल चुका था। उसकी गर्दन से नीचे झांकती स्किन किसी जादू की तरह नजर आ रही थी। स्लिम फिट स्कर्ट और हाई हील्स में सोनिया अब सीधे समर्थ के सामने आ खड़ी हुई। सर, आप इतने स्ट्रिक्ट हैं, पर मैं जानती हूँ
आप सिर्फ मशीन नहीं हैं, आप इंसान भी हैं। उसने अपनी आवाज में मखमली सॉफ्टनेस खोलते हुए कहा। समर्थ की नजरें एक पल के लिए भटकी जरूर, लेकिन अगला ही पल आंख बंद कर जा। ये सस्ती चालें किसी और के साथ खेलो सोनिया, मैं तुम्हारे इस घटिया ड्रामे में नहीं फंसने वाला। क्या लगता है तुम्हें शर्ट का बटन खोलकर हर मर्द को अपनी उंगलियों पर नचा लोगी? कभी नहीं, मैं उन मर्दों में से नहीं जो तुम जैसे बहानों से बहक जाए। सोनिया थोड़ा चौंकी, लेकिन पीछे नहीं हटी। अब उसकी आंखों में भी चुनौती थी। वो थोड़ा और झुककर टेबल पर एक हाथ रखती है। उसका बदन समर्थ के करीब महसूस होने लगा। सर, उसने बड़े सलीके से कहा, कभी कभी काम से ज्यादा कुछ और भी जरूरी होता है। समझने वाले के लिए। अब समर्थ की सांसें भी तेज हो चुकी थी, लेकिन गुस्से में उसकी आंखों में आग थी और जबड़े भिज चुके थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सोनिया से बिल्कुल पास। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये कसूर मैं इमोशन की चादर से ढकने दूंगा? मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तुम फेल हो गई हो और अब उस फेलियर को अपनी अदाओं से छुपाना चाहती हो। सोनिया थोड़ा कांपी, पर फिर भी वहीं खड़ी रही। उसकी आवाज अब और भी मुलायम थी, मगर पीछे कहीं गहराई में एक जिद दिख रही थी। नहीं सर, मैं बस चाहती हूँ कि आप एक बार मेरी बात तो सुने। मैं जानती हूँ आप अंदर से अकेले हैं। समर्थ ने उसकी ओर झुकते हुए बेहद सख्ती से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे अकेलेपन का इलाज तुम्हारे जैसे लोगों से चाहिए, जो काम में फेल होकर दूसरों का इस्तेमाल करने चली आए? अब तक ऑफिस के बाहर बैठा बाकी स्टाफ भी चौकन्ना हो गया। अंदर से आती चीखने की आवाजें सुनकर सब समझ गए थे कि आज फिर कोई तूफान आया है। सोनिया ने एक आखिरी चाल चलने की कोशिश की। उसने मासूमियत ओढ़ते हुए कहा, सर, मैं बस चाहती हूँ कि आप एक चांस दें। मैं आपकी उम्मीदों पर उतर सकती हूँ और शायद आपको खुश भी रख सकती हूँ। बस। सोनिया की बात सुनते ही समर्थ का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखें जलने लगी, जैसे उसकी आत्मा में आग लग गई हो। वो फुर्ती से टेबल के पास गया, पानी का ग्लास उठाया और इतनी जोर से टेबल पर पटका कि कांच की आवाज से बाहर बैठे स्टाफ उछल पड़े। पानी बिखर चुका था, लेकिन गुस्से की आग और भड़क चुकी थी। तुम क्या समझती हो सोनिया, ये ऑफिस है तुम्हारा, कोई पर्सनल स्पेस नहीं। वो गर्जा। सोनिया अब कांप रही थी, पर फिर भी धीमे से फुसफुसाई, क्या आपको कभी किसी की जरूरत नहीं महसूस होती सर? एक पल को कमरे में खामोशी छा गई। समर्थ की आंखों में एक पल के लिए उदासी झलकी, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपने अंदर की सारी नरमी को कुचल दिया। तुम जैसे घटिया लोगों के साथ से अच्छा तो अकेले जी नहीं है। उसने इंटरकॉम उठाया और जोर से कहा, मेरा एचआर को बोलो सोनिया वर्मा को टर्मिनेट करे इसी वक्त, एंड कॉल सिक्योरिटी एज वेल। सोनिया जैसे जड़ हो गई। उसके चेहरे पर अब शर्म नहीं, सिर्फ गहरा झटका था। गेट आउट नाउ। समर्थ की उंगली दरवाजे की ओर उठी। सोनिया ने धीमे धीमे कैबिन से बाहर कदम बढ़ाया। बाहर सभी की नजरें उसी पर थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। दरवाजा बंद हुआ। एक भारी सन्नाटा था। समर्थ ने खुद को कुर्सी पर गिराया। उसके माथे पर पसीना था। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे अपने अंदर कोई राज जब्त कर लिया हो। आखिर समर्थ ने अकेलेपन की जिंदगी क्यों अपना ली थी, और आखिर अब वृंदा ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी थी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।